नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जयप्रकाश नारायण का भाषण पढ़ रहे थे, संपूर्ण क्रांति पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जयप्रकाश नारायण ने बताया कि हमें इंदिरा गांधी से नफरत नहीं है, ना ही उनसे कोई दुश्मनी है। हमारी लड़ाई जो है नीतियों से है, हमारी लड़ाई नियमों से है। और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू जी के साथ भी हमारा जो है पक्ष विपक्ष की बातचीत होती थी। नेहरू जी को मैं भाई कहता था और नेहरू जी से भी कई मामले में उनसे जो है बहस हुई, चाहे वह तिब्बत का मामला हो, चाहे वह हंगरी का मामला हो। फिर उन्होंने बताया कि किस प्रकार से महात्मा गांधी के साथ भी जो है उनकी लड़ाई होती थी, लाल बहादुर शास्त्री के साथ भी वार्तालाप हुए, लेकिन इंदिरा जी के साथ जो अभी द्वंद्व चल रहा है वो काफी सीरियस है। तो जैसे बताया कि जवाहरलाल नेहरू जी से पराराष्ट्र नीतियों के संबंध में, स्वराष्ट्र के संबंध में से अधिक उनसे हमारा मतभेद नहीं था। तिब्बत के मामले में मतभेद था, चीन के मामले में मतभेद था, हंगरी के मामले में था। और मैं कोई गर्व नहीं करता हूं, मैंने उस समय जो आलोचना की हंगरी के मामले में, जो कुछ कहा, जवाहरलाल जी को बाद में मानना पड़ा। तिब्बत के बारे में मेरी बात तो नहीं मानी उन्होंने, लेकिन जब चीन ने उनको धोखा दिया तो उस धोखे का कारण उनके हृदय को ऐसी चोट लगी कि 2 बरस में चले गए, संभल नहीं सके। तो देखिए जयप्रकाश नारायण बता रहे हैं कि उनका सभी से ही लड़ाई नहीं था, बल्कि पक्ष विपक्ष की बातचीत थी, वार्तालाप था। और जो मुझे खराब लगा, मैंने कहा, जवाहरलाल नेहरू जी को भी कहा, तिब्बत के बात पर उन्होंने बात नहीं मानी। बाद में चीन के धोखा मिलने के बाद चीन से युद्ध हुआ और फिर 64 में वह चल बसे। ऐसा घाव लगा जब चीन ने आक्रमण कर दिया। वही उम्मीद नहीं करते थे, आशा नहीं करते थे कि चीन ऐसा करेगा। थोड़ी इनकी भी गलती थी। तो परराष्ट्र नीतियों के संबंध में मतभेद था, उनसे अंतर्देशीय प्रश्नों में नहीं था उतना मतभेद। तो उन्होंने बताया कि चीन से जब आक्रमण हुआ, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया और बाद में वही चीन हमलावर हो गया, चीन ने हमला किया। युद्ध हुआ 62 में और 64 में जो है जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु। अब एक बात ले लीजिए जिसके चलते बहुत ज्यादा करप्शन राजनीति में है, वह क्या है? इलेक्शन का खर्चा, चुनाव का खर्चा, करोड़ों रुपए वे चुनाव पर खर्च करेंगे। एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे, समाजवाद का नारा लगाएंगे और यह सब रुपया ब्लैक मार्केटियर लोगों से आप इकट्ठा करेंगे। अनअकाउंटेड मनी, करोड़ों रुपए जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। अब देखिए राजनीति में करप्शन पर बात कर रहे हैं कि राजनीति में करप्शन कहां से आया, तो वह आया चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च के कारण। जो चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं वह कहां से आ रहे हैं, कौन पैसा दे रहा है, आखिर यह पैसा कहां से आया, किसने दिया, इसकी कोई जानकारी नहीं है। बस करोड़ों रुपए धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इस पर चोट कर रहे हैं। आज भी वर्तमान समय में भी राजनीति में करोड़ों का चलन आ गया है कि आपके पास अगर पैसे नहीं है आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने के लिए सोचना भी आपका जो गुनाह हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं बिना पैसे के चुनाव लड़ना। इसी बात पे जयप्रकाश नारायण यहाँ कह रहे हैं, आज से नहीं बरसों से मैं पुकार रहा हूं कि भाई इस चुनाव की पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए, चुनाव का खर्चा कम करना चाहिए। अगर चाहते हैं आपकी गरीब उम्मीदवार खड़ा हो सके, मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके, किसान उम्मीदवार खड़ा हो सके, गरीब पार्टी जो गरीब की पार्टी है वह अपने उम्मीदवार खड़ा कर सके, सुनता है कोई? तो जयप्रकाश आगे बोल रहे हैं कि जो गरीब है और चुनाव लड़ना चाहता है, समाज में परिवर्तन लाना चाहता है, तो आखिर वह चुनाव कैसे लड़े? कोई किसान चुनाव कैसे लड़ेगा? कोई गरीब की पार्टी है कहाँ? कोई गरीब की कोई सुनता नहीं, क्योंकि चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं।
प्रेस रिपोर्टों से पता चलता है कि इस आंदोलन के द्वारा मैं दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूं। दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है और इस विचार का प्रचार पिछले वर्षों में मैं करता रहा और ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सके इसका प्रयत्न भी करता रहा। परंतु वर्तमान आंदोलन के संदर्भ में मैं दल विहीन लोकतंत्र का जिक्र कतई नहीं किया है। फिर भी मेरे पुराने विचार को लेकर जनता में विशेषकर बुद्धिजीवियों में काफी भ्रम फैलाया गया। केवल अपने कम्युनिस्ट भाइयों के भ्रामक प्रचार की सफाई के लिए इतना ही कहूंगा कि दल विहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्य में से, यद्यपि वह उद्देश्य दूर का है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी का कायम होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उस समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और वह लोकतंत्र निश्चय ही दल विहीन होगा। तो देखिए यहाँ दल विहीन राजनीति पे बात कर रहे हैं। जैसे सर्वोदय का जो मूल उद्देश्य था वह दल विहीन राजनीति ही। दल की राजनीति से होता क्या है कि जो समाज है वह दल में बंध जाता है, कोई दल को मानना शुरू कर देता है और उसी दल से बंध जाता है। अब वह दल कोई भी काम करे, चाहे वह गलत हो चाहे वह सही हो, अब वह व्यक्ति जो उस दल को मानता है उसके कार्य को सही ठहराने का प्रयास करेगा। तो इसीलिए दलगत जो राजनीति है वह दल का ही बन के रह जाता है। लेकिन दल विहीन अगर राजनीति हो तो जो अच्छा है उसको अच्छा कहा जाएगा, जो बुरा है उसको बुरा ही कहा जाएगा और कोई किसी गलत को अच्छा साबित करने का प्रयास नहीं करेगा। इसीलिए सर्वोदय या मार्क्सवाद सभी ने ही दल विहीन राजनीति की परिकल्पना की थी। जब स्टेटलेस सोसाइटी शासन मुक्त समाज बनता जाता है तो वह शायद ही दलयुक्त होगा। आश्चर्य है कि कम्युनिस्ट बंधुओं को अपने इस मूल सिद्धांत का विस्मरण हो गया है। जहां तक वर्तमान आंदोलन का प्रश्न है, मेरा या अन्य किसी छात्रों की, न विपक्षी राजनीतिक दलों की, न सर्वोदय सेवकों की यह कल्पना है कि इसमें से दल विहीन लोकतंत्र पैदा होगा। विधानसभा का विघटन हो जाएगा तो 6 महीने या वर्ष भर में चुनाव होंगे जो वर्तमान कानून या चुनाव प्रणाली के अनुसार होंगे। विधानसभा के विघटन से संभावना तो यही है कि वर्तमान कानून तथा नियम आदि के अंतर्गत ही पुनर्निर्वाचन होगा। इसलिए प्रश्न उठता है, जैसा कि पिछले सप्ताह में कई बार उठा भी है, कि उस हालात में विधानसभा के विघटन से क्या लाभ होगा। मुझे खेद है कि इसका उत्तर पिछले दिनों मैंने बार बार दिया है, पर उसको समझाने की कोशिश थोड़े ही लोगों ने की है। इसलिए बार बार मुझसे यह सवाल होता है कि जयप्रकाश नारायण वर्तमान चुनाव पद्धति और विधानसभा के चुनाव का कौन सा विकल्प पेश कर रहे हैं। मेरा अपना विकल्प चूंकि नए ढंग का है, जो घिसे पिटे राजनीतिक चिंतन से भिन्न है, इसलिए वह लोगों को समझ में नहीं आता। अगर मैं यह कह दूं कि मेरा विकल्प यह है कि मैं इस आंदोलन और संघर्ष में से एक नई पार्टी का निर्माण करूंगा, तो सब लोग मेरी बात आसानी से समझ लेंगे और उसके बाद मेरी आलोचना शुरू हो जाएगी कि यह आदमी केवल अपनी सत्ता के लिए छात्रों और जनता के आंदोलन का दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन जब मैं कोई नई बात कहता हूं तो उसको समझने की कोशिश कम होती या नहीं होती। तो क्या है मेरा कहना? संक्षेप में यह है कि आज की परिस्थितियों में आम जनता को, आम मतदाताओं को केवल इतना ही अधिकार प्राप्त है कि चुनाव में अपना मतदान करे, परंतु मतदान प्रक्रिया न तो स्वच्छ और स्वतंत्र होती है, न उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ होता है, और न चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पर उनका कोई अंकुश ही रहता है। मैं इन दोनों कमियों को दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो देखिए, जयप्रकाश नारायण यहाँ बता रहे हैं कि एक्चुअल में वह क्या चाहते हैं।
वह चाहते हैं कि वर्तमान जो राजनीतिक पद्धति है, जो चुनाव प्रणाली जो है, उसमें बदलाव हो, उसमें चेंज आए, और जो आज दल के साथ जो बंधे लोग हैं वह स्वतंत्र ख्याल के हों, और वोटर सिर्फ वोट देने भर तक सीमित नहीं रहे, उनका आगे भी कई रूप से जो है आगे भी काम। इसी को बदलने के लिए जयप्रकाश नारायण दलगत राजनीति या राजनीति के वर्तमान चुनाव पद्धति को तोड़ना चाहते हैं। अपना देश पिछड़ा हुआ है, इसलिए इसके बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, विकसित देशों के लोकतांत्रिक समाज में जो प्रतिभाभावी शक्तियां यानी परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने वाली शक्तियां होती है, जनमत का जो प्रबल प्रभाव प्रतिनिधियों पर निरंतर पड़ता है, जो स्वतंत्र और साहसी प्रेस पत्र पत्रिकाओं के रोल होते हैं, शिक्षित समुदाय का जो वैचारिक और नैतिक असर होता है, इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का यानी जनता और शासन के बीच की संरचना का यहाँ नितांत अभाव। ऐसी स्थिति में हमारा लोकतंत्र केवल नाम मात्र का रह जाता है। इस पूरी अंतरिम संरचना का, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तो एक दिन में नहीं हो सकता, परंतु उसके अभाव में आम जनता या मतदाता मतदान के सिवा कोई भी पार्ट अदा नहीं कर सकता, जिसके परिणाम स्वरूप मंत्री तथा विधायक निरंकुश और स्वच्छंद हो जाते हैं और जनता का किसी प्रकार का अंकुश उन पर नहीं रहता, सिवाय इसके कि अगले चुनाव में जनता यदि चाहे तो उनको वोट नहीं दे, परंतु यह भय भी रुपया, जाति, बल प्रयोग, मिथ्याचरण आदि के कारण निष्प्रभाव हो जाता है। अब चूंकि प्रदेश के छात्र और युवक सर्वसाधारण जनता जागृत हो गई है, अब देखिए यहाँ बता रहे हैं कि चुनाव के बाद जो भी नेता या मंत्री होता है, जो विधायक होता है, वह जनता के प्रति बिल्कुल हो जाता है निरंकुश। जनता इस पे कोई अंकुश नहीं लगाती, जनता का कोई अंकुश नहीं रहता है, जनता का कोई काम यह नहीं करते हैं, किसी प्रकार का इन पे कोई जनता का दबाव नहीं होता है। बस यह चुनाव के समय इतना जान पाते हैं कि क्या वह वोट नहीं देंगे, बस इसी का डर होता है। इस डर को भी भुनाने के लिए अब क्या हो रहा है कि रुपया, पैसा का इस्तेमाल, जाति का इस्तेमाल, बल का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है ताकि जनता इस माने नेता को यह भी डर नहीं हो कि यह हमें वोट देगी कि नहीं देगी। यह भी जो है पैसे से, जाति से या बल प्रयोग से इसको भी खत्म कर दिया गया। यानी जो नेता विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वह बिल्कुल पूरी तरीके से निरंकुश हो गए हैं। इसी निरंकुशता को खत्म करने के लिए जयप्रकाश नारायण यहाँ आंदोलन किए हैं, और इस आंदोलन से जो छात्र युवा निकलेंगे इस राजनीतिक पद्धति को बदल देंगे। यह जयप्रकाश नारायण का उस समय सोच था, लेकिन उन्हीं छात्र युवाओं से निकले हुए जो लोग हैं आज पूरे देश में शासन कर रहे हैं, और आज भी यह जो संपूर्ण क्रांति में जो बातें कही गई, आज भी यह प्रासंगिक ही लगती है। लगता है कि आज ही की बात कही जा रही। तो आगे और कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।